खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। असम के तिनसुकिया जिले में एक ही परिवार के 5 नागरिकों की हत्या के बाद एक बार फिर एनआरसी मुद्दा गर्म हो चुका है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कहना है कि इस तरह की कायराना हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं। असम की यह चिंगारी बंगाल तक पहुंच चुकी है। इस हत्या के विरोध में आज बंगाल के तमाम इलाकों में टीएमसी ने भी जमकर प्रोटेस्ट किया और असम में भी 12 घंटे का बंद बुलाया। लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इन मर्डर्स को एनआरसी से जोड़ दिया है। उन्होंने इस हत्याकांड की कड़ी मजम्मत करते हुए कहा है कि क्या यह सब कुछ एनआरसी का नतीजा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या असम में बांग्ला नागरिकों पर हमला एनआरसी का नतीजा है। आज इसी सवाल की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे हम अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मुल्क में इंसानी जानों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। आए दिन कत्ल गारतगिरी के वाकयात सामने आ रहे हैं। कभी शहरियत तो कभी गौकुशी के नाम पर मासूम लोगों का कत्ल किया जाता है। आसाम में एनआरसी का मामला अब तक ठंडा नहीं पड़ा है। गैर आसामी लोगों के साथ मुस्तकिल जुल्म तशद्दुद ढाए जा रहे हैं। ताज़ा मामले में आसाम के तिनसुकिया जिले के बिश्नोईमुख गांव में 5 बंगालियों का बेरहमी से गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल का जिम्मेदार उल्फा को बताया गया, लेकिन उल्फा ने इस कत्ल से इनकार किया है। बंगालियों के कत्ल के सबब मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी सख्त बरहम है। ममता बनर्जी के भतीजे ने कत्ल के इस वाक़े को एनआरसी का नतीजा बताया है। इस 5 आदमी को क्यों गोली से मारा गया और क्यों ये घटना घटी, इसको ठीक से जांच होना चाहिए और जो लोग इसमें जिम्मेवार है उसको पकड़ना चाहिए। हमारी नेत्री तथा बंगाल की आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और उन्होंने ये भी सवाल भी उठाई है कि इसके साथ जो एनआरसी का काम चल रहा है अभी असम में, इसका साथ तो कोई संपर्क है नहीं। ये जो इस तरह की क्रिमिनल घटनाएं हैं, जो क्रिमिनल एक्ट है, वो किसी भी रूप में किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो सकता और असम की सरकार ने तत्काल इस पर कार्रवाई की है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद है कि ऐसी घटनाओं पर जो जब लोग राजनीति करते हैं और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे मानसिकता के लोग, जो लोग की इस तरह की हरकतें करके माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, एकता के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए जो है वो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। हिंसा से कभी कुछ मसला का सुझाव या समाधान निकलता नहीं है। आज ये परिवार ये दुख में है, पीड़ा में है, उनको न्याय मिलना चाहिए और यहाँ पे राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि नागरिक को सुरक्षित रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। असम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने भी हमले की सख्त मजम्मत की है, लेकिन टीएमसी लीडरों की जानिब से इस कत्ल को एनआरसी का नतीजा बताया जा रहा है। टीएमसी की जानिब से सख्त एहतजाज के साथ साथ कत्ल की आला सतही जांच कराने का मुतालबा किया जा रहा है। कत्ल के बाद असम की सूरत हाल निहायत कशीदा हो गई है। उधर मगरबी बंगाल में भी बीजेपी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। असम की बरसर इख्तिदार हुकूमत ने कत्ल पर अफसोस का इजहार करते हुए वर्षा को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। पापा का नाम क्या था? सुबल दास। कितना आप लोग कितना भाई बहन है? নহলে আমি অনাগত বাঙালি যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন আৰু যিমান আলাল দল সংগঠন আছে, যিমান জাতীয় দল সংগঠন আছে, সকলো এক হৈ কিন্তু আমি পুলিচ প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ আন্দোলন কৰি তুলিম। असम में 5 अफराद के बहिमाना कत्ल के बाद अब सवाल उठता है कि क्या वाकई गैर बीजेपी रियासतों में बंगाली अवाम महफूज नहीं है। टीएमसी के जरिए इसी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इस कत्ल की तहकीकात के बाद ही पता चल सकेगा कि कत्ल की आखिर वजूहात क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो यही बात है, आज एनआरसी का मुद्दा है और जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, 5 लोगों की हत्या की गई असम में, उसको ममता बनर्जी ने एनआरसी मुद्दे से जोड़ने की कोशिश की और यह सवाल पूछा है कि क्या यह एनआरसी का नतीजा है। यही हमारा आज का सवाल। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सोमनाथ सिंघा रॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज टीएमसी का पक्ष रखने के लिए। तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर हैं। ममता बनर्जी ने जो बातें कही हैं
उसको डिटेल में वो समझाने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चंपक कलिता मौजूद हैं जो कि AIUDF के स्पोक्सपर्सन हैं, सीधे गुवाहाटी से वो इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। असद खान फलाही साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं NRC पर अपनी राय रखने के लिए। और डॉक्टर शुर्वो कमल दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो कि RSS को वैसे सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ आसाम से आते हैं। आसाम पर इनकी बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन बस चंद पलों में इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे, आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन पहला सवाल सोमनाथ सिंह रॉय आपसे। आसाम में 5 लोगों का बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन NRC मुद्दा जिसको पहले ही भुनाने की कोशिश कर रही है TMC, क्यों ममता बनर्जी को लगता है कि इस हत्याकांड की जड़ें जो हैं वो NRC से जुड़ी हुई हैं? अपने बैठने के लिए क्यों? मैं शाम से हर नेशनल चैनल को वॉच कर रहा था। कोई भी एक नेशनल चैनल में ये 5 हत्या कर लेकर कोई भी डिबेट नहीं हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर तिलोचन महातो नाम करके एक बीजेपी का सपोर्टर सुसाइड किया था, उस टाइम नरेंद्र मोदी जी ने भी स्टेटमेंट देना चालू कर दिया था और हर नेशनल चैनल में हम लोगों ने देखा है, ममता बनर्जी का राज में देखो बीजेपी का कत्ल हो रहा है। सिर्फ तिलोचन महातो सुसाइड किया था, इसका ऊपर बेस करके नरेंद्र मोदी जी स्टेटमेंट देते हैं। आज 5 आदमी को जो 5 गरीब बंगाली को जब मार दिया असम में, तब कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया नरेंद्र मोदी जी का पास से। कोई भी चैनल में इसका ऊपर डिस्कस नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा दुख है और आप लोग को थैंक्स जनाना चाहता हूं इसके लेके कम से कम आप लोग तो डिबेट में पार्टिसिपेट करने के मौका दिया हम लोगों ने। फिर मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। क्या हुआ वहां पर, हम लोग ने पहले से ही बता रहा था, जो वहां पर आज ये नहीं हुआ। असम वर्सेस बंगाली का जो लड़ाई वो आज से नहीं है। अब देखिए 1948 में जब वहां का पहला चीफ मिनिस्टर था मिस्टर गोपीनाथ बरदोली, उन्हीं ने बोला था असम फॉर असमीज। गांधी जी ने उस टाइम बोला था अगर असम फॉर असमीज होता तो ये भारत किसके लिए है, ये इंडिया किसके लिए है। उस टाइम से ये जो असम फॉर असमीज करके बंगाली का साथ एक जो भेदभाव ये लोग पहले से ही पॉलिटिशियन लोग ने ये रखा था। लेकिन आज क्या हुआ, आज NRC का नाम से देखिए जो लोग मर रहे हैं एक भी मुस्लिम नहीं है, सब कब हिंदू है। उस टाइम ने जब बीजेपी वाले ने NRC 40 लाख आदमी को निकाला था, तब ये लोग बोला था मुस्लिम लोग को भगाने के लिए हम लोग ये कर रहा हूं। उस टाइम हम लोग बोला था ना, बांग्ला भाषाई बांग्लादेशी नहीं होते हैं। जो बांग्ला भाषा में बात करते हैं उसको आप लोग बांग्लादेशी मत बोलो। बांग्ला भाषा में बांग्लादेशी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बांग्ला भाषी लोग आसाम में रह रहे हैं उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, या फिर इसे आप एक टेररिस्ट अटैक मानते हैं, उल्फा उग्रवादियों का हाथ मानते हैं इसके पीछे? ये भी तो हो सकता है ना। देखिए कुछ दिन पहले गुवाहाटी में कुछ दिन पहले गुवाहाटी में ऐसा तो नहीं कि एक अटैक होता है, उग्रवादी हमला करते हैं उल्फा के और 5 लोगों की जान ले लेते हैं और उस मुद्दे में NRC को जोड़कर उस पर सियासत की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं? समीर भाई आप आज नया पत्रकार नहीं है, आप बहुत दिन से पत्रकार गए। कुछ दिन पहले गुवाहाटी में मंदिर में एक विस्फोरण हुआ था। उस टाइम अल्फा ने बोला हाँ वो विस्फोरण हम लोगों ने किया। कोई भी टेररिस्ट पार्टी, कोई भी टेररिस्ट टीम और पार्टी जब कुछ ऐसे काम करते हैं वो लोग बोलते हैं हाँ ये हम लोगों ने किया। क्यों? ये डर पैदा करने के लिए जो माहौल ये टेररिस्ट वाले ने करना चाहते हैं ये करते हैं। लेकिन इस टाइम अल्फा ने बोला नहीं हम लोग ये नहीं किया। हम लोग को मालूम है ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए है। 14 सीट है आसाम में, किसका टारगेट है? नॉर्थ ईस्ट, ये देखना पड़ेगा पहले। आज बहुत बड़ा मिছিল हुआ, आप लोगों को मालूम है अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में कलकत्ता में बहुत बड़ा मिছিল हुआ। वहां पर हर बंगाली का एक ही बात है, क्यों बंगाल सिर्फ बांग्ला भाषा में बात करने के लिए हम लोग को मरना पड़ेगा क्या? ये क्वेश्चन तो हमारा भी है। ठीक है, बीजेपी सिर्फ पॉलिटिक्स करने मुझे याद है इस मुद्दे पर लेकर आया और ये आज एक बंगाली का जान का खतरा बना। आप भी मौजूद थे, डॉक्टर दत्ता भी मौजूद थे, जो कि लगातार बीजेपी का RSS का बचाव करते आ रहे हैं इस मुद्दे पर और कह रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये बिल्कुल सही तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और ये होना ही चाहिए। डॉक्टर दत्ता मुझे बताइए कि ये बात पहले भी उठी
लगातार उठ रही थी कि भाई कहीं ना कहीं जो बांग्ला बोलने वाले लोग हैं आसाम में, उनको टारगेट किया जा रहा है एनआरसी के बहाने। एनआरसी के पूरे प्रोसेस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये टारगेट जो किया जा रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस हमले के पीछे भी वो मानसिकता हो सकती है? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि वो मानसिकता हो सकती है। मेरा मानना है कि वहां पे ये आतंकवादी गतिविधि हो सकता है, आतंकवादी घटना हो सकता है। ये हमने कैसे कल्पना कर लिया कि उल्फा ने अगर नहीं किया तो दूसरा आतंकवादी संगठन नहीं कर सकता है। एनएसीएन भी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ये अपर असम में एनएसीएन वहां पे काफी सक्रिय रूप से वहां पे अपना गतिविधि चलाती है, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी चलाती है। बॉर्डर लिबरेशन फ्रंट है, ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जो जिनका हाथ हो सकता है। इसके साथ साथ कोई लोकल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी हो सकता है जिन्होंने ये किया होगा। जो टीएमसी के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि ये बांग्ला भाषी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, अरे जनाब कृपया करके एक बार आसाम में आके देखिए। आसाम में दो तरह का वर्टिकल डिवीजन है तो घुसने देते आप लोग पॉपुलेशन को लेके। सुन लीजिएगा, पहले दो तरह की वर्टिकल डिवीजन है बंगाली पॉपुलेशन को लेके। वहां पर तो गवर्नमेंट उनको बंगाल कहा जाता है। पांच बंगाली को मार दिया है, आप एक बंगाली होकर बंगाल है, एक बंगाली उस पार से जो है वो बंगाल है और बांग्ला भाषी जो हिंदुस्तानी है उनको बंगाली बोला जाता है। ये बेसिक अंतर आप समझने की कोशिश कीजिएगा बंगाल और बंगाली में, इसलिए आप इसको कम्युनलाइज मत कीजिएगा। ममता जी का तो शुरू से लेके आज तक एजेंडा ही है कि एनआरसी को किसी तरह से बस माइनॉरिटी पॉपुलेशन के साथ जोड़ दो और किसी तरह से ये बंगाली वर्सेस एथनिक कर दो, क्योंकि उनके एजेंडा में है ये सारी चीजें। हर कोई जानता है कि लाखों में करोड़ में घुसपैठी बंगाल में भी बैठे हुए और ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार सरेआम श्रेय देती है क्योंकि उनका वोट बैंक का काम करता है। जो किसी जमाने में लेफ्ट फ्रंट करती थी वही चीज ममता बनर्जी कर रही है और इसीलिए ममता बनर्जी बंगाली हो नहीं दत्ता जी और हरियाली दत्ता जी एनआरसी का एक प्रोसेस चल रहा है, वो समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम हो रहा है, लेकिन जो बयानबाजियां हो रही हैं ग्राउंड पर इसको लेकर, जो नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत का तो नतीजा नहीं है। मेरा सवाल यह है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे नेता, हमारे राजनेता ऐसे हैं जो इस तरह के बयान देते, भाई 40 लाख घुसपैठिए आ गए, अभी तय नहीं हुआ है, उनको मौका दिया जा रहा है, 15 दिसंबर तक की समय सीमा बढ़ा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इस तरह के जो बयानात दिए जाते हैं उससे एक नफरत का माहौल ग्राउंड पर बन रहा है। वो ममता बनर्जी उस ओर इशारा करने की कोशिश कर रही हैं, क्या उसको पूरी तरह से नकारा जा सकता है आपके हिसाब से? ममता बनर्जी जी तो दीदी तो सरेआम कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है पूरे चीज को लेके। कभी तो ढिंडोरा पिटती है कि दुर्गा पूजा में पार्टी कोर्ट से और सरकारी कोर्ट से चांदा दे दिया जाए। वो जब बेफल होती है, सफल नहीं होता है, बेफल हो जाता है वो चीज, उसके बाद दोबारा आपको ये पॉसिबिलिटी नहीं लगती? वो कहीं ना कहीं पे ममता बनर्जी विशेष करने की यहाँ पर बोल रहे हैं कि पूरे पूर्वी भारत में, ये केवल असम के परिपक्ष में विशेष नहीं कर रही है, बंगाल के परिपक्ष में भी ममता बनर्जी एटमॉस्फेयर को विशेष करने की कोशिश कर रही है, कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत साहब, सोमनाथ जी, ये पहले सोमनाथ जी इंडियन, देखिए एक एक करके हम लोग सुन लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, व्यूअर्स के पास भी आपकी बात पूरी पहुंच पाएगी। अगर हम बीच में बोलेंगे तो उसमें सब गड़बड़ हो जाता है। सुरेंद्र राजपूत साहब, फिर ये किस नफरत का नतीजा है? मैं जानता हूं समीर भाई, लेकिन 5 बंगाली होता हुआ वहां पर कैसे बैठे ये सुनू समीर भाई, ये तो बताइए। ओपार बांग्ला के बारे में जानते भी हैं। ठीक है, इस पार वाला बांग्ला और उस पार हो गया, आपस में कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ पर एक मुद्दे की बात हो रही है। सुरेंद्र राजपूत हो गया, सुरेंद्र राजपूत साहब का जैसे फिर ये किस नफरत का नतीजा हो सकता है? वो बैठे सुनूंगा यहाँ पर 5 लोगों को एक साथ गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। 3 लोग तो एक ही परिवार के हैं, घर से निकालकर मार दिया जाता है। ये किस तरह की नफरत पनप रही है? आखिर सोचना तो पड़ेगा हमें, इस मुद्दे से आंखें नहीं फेरी जा सकती। समीर भाई एक बड़ी पुरानी कहावत है ना, आपके हमारे दोनों के घर में चलती है कि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा आधार। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के जहां जहां पांव पड़ेंगे वहां पर ये सारी अशांति आएगी, चूंकि इन्होंने नफरत की पॉलिटिक्स करनी है।
इन्हें डिवाइड करना है, रूल करना है, इन्हें अंग्रेजों की पॉलिसी करनी है। अंग्रेजों की पॉलिसी के चाटुकार लोग हैं, चलने वाले लोग हैं। आज असम में सरकार ले ली, अब और क्या चाहिए आपको? आज आप कह रहे हो कि पता नहीं किसने मारा। आप अगर ये बोल रहे हो पता नहीं किसने मारा, तो क्या कोई सीआईए आके बताएगी किसने मारा है? अगर असम सरकार नहीं बना सकती, सर्बानंद सोनोवाल नहीं बता सकते, हेमंत बिस्वाल शर्मा नहीं बता सकते, तो सच्चाई यह है कि शर्म से डूब मरना चाहिए और इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आतंकवादी घटना है, आपस के झगड़े की घटना है, बंगाली नॉन बंगाली है, बांग्लादेशी क्या है क्या नहीं है, अगर सरकार इसके स्टेटमेंट पर नहीं आती है समीर भाई, तो ये असम की सरकार के लिए शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है। ये एक नहीं, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी किस तरह की नफरत फैला रही है? मुझे ये बताइए, बीजेपी की सरकार है असम में, तो बीजेपी अपनी ही सरकार के खिलाफ ऐसी साजिश क्यों करेगी? क्या लॉजिक क्या है इसका? भाई वहां पर वो साजिश की बात नहीं, अपनी सरकार के खिलाफ साजिश की बात नहीं है। ये साजिश की बात है कि हिंसा क्यों है, किसके नाम पर? अभी आरएसएस के समर्थक साहब ने बोला, कभी विदेश मामलों के जानकार हो जाते हैं, इन्होंने बोला कि साहब हो सकता है फलाना आतंकवादी हो सकता है ढिमकाना आतंकवादी हो सकता है एलडीएफ हो सकता है ये हो। मैं ये बोल रहा हूं कि सरकार क्या कर रही है? सरकार ने चूड़ियां पहन रखी हैं, सरकार का सिस्टम क्या कर रहा है? ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि किसने हत्या की है? बोलिए। अरे दत्ता जी चुप रहो भाई, कभी तुम विशेषज्ञ विदेश के हो जाते हो, कभी पैसे के हो जाते हो, कभी रक्षा के हो जाते हो और कभी आरएसएस के हो जाते हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? अरे देखिए भाई, पर्सनल टिप्पणी नहीं, उन्होंने यही कहा ना कि आरएसएस के जानकार हैं, तो आरएसएस के जानकार तो हैं आप, आरएसएस को सपोर्ट करते हैं, विदेश मामलों के जानकार भी हैं, आप इकोनॉमी पर भी देश की अच्छी खासी राय रखते हैं, बात है, तो आप तो आज की डेट में ये पूछना पड़ेगा, आप एक आसामी आज की डेट में पूछना पड़ेगा भाजपा से कि ये हत्याएं की है तो की किसने, और आपको नहीं पता है तो इस्तीफा दीजिए। हाँ ठीक है, हमारे साथ चंपक कलिता मौजूद हैं, AIUDF खाली हर जगह पे AIUDF। ठीक है राजपूत साहब, ठीक है, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा। असम की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जल्द से जल्द दोषी पकड़े जाएं, जल्द से जल्द जो हत्यारे हैं, जो आतंकवादी हैं, वो सलाखों के पीछे हों। अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर यह हत्या किस वजह से हुई। ये अपने आप में अजीब बात तो है। चंपक कलिता साहब, क्या लगता है आपको, किस तरह की मेंटेलिटी हो सकती है इस तरह की वारदातों के पीछे? देखिए, और क्या इसको एनआरसी से जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं वहां पर असम में, गुवाहाटी में, तो आप हमें अच्छे से बता सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली जी, हाँ, मैं अच्छे से आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली। ये जो हत्याएं हुई हैं, ये जो हलाकें हुई हैं, हमारा पार्टी AIUDF अपना इसको पूरी तरफ से मजम्मत करती है और हम हमेशा अमन और चैन, नॉन वायलेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जमहूरियत को मानने वाले हैं। अभी आगे आप लोग का जो सज्जन बात कर रहे थे आरएसएस और TMC, ये सही बात को नहीं जानते हैं। यहां में जो आज जो आपका ये हलाकें हुई है, हत्याएं हुई हैं, ये धुआं है, लेकिन इसका पीछे जो आग है, ये आग तैयार किया गया आरएसएस और बीजेपी द्वारा। सही बात है, ये कह रहे हैं बार बार कि गोपीनाथ बोरदोलोई बोला था कि आसाम आसामियों का, तो कोई अगर बोलेगा कि भारत भारतीयों का है तो गलत बात है क्या? तो ये जो अभी ये लोग कह रहे हैं, आप ये बात है, जो आसाम एक कौम है, आसाम कोई मजहब नहीं है, और आसाम का जो कौम का नीम है, ये नीम आपका मजहबी नीम नहीं है, आसाम का कौम का नीम है तहजीबी नीम। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप क्या बात, आप संविधान का बात कर रहे हैं, आप क्या गलत बात बोल रहे हैं? आप नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। आज आसाम में आसामी एक कौम है और इसका जो नीम है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, इनका जो जज्बात है, ये भाषा और तहजीब है, धर्म नहीं है, मजहब नहीं है। और आज आप ये क्यों नहीं, आप
आप ये क्यों नहीं कहते कि 5 आसामीज लोग मरे हैं? हम लोग आज नहीं, आपका सोच ही गलत है। आज 5 आसामीज लोग मरे हैं, 5 बंगाली नहीं मरे। आप चुप, आप गलत बोल, आप सारा हिंदुस्तान को गलत मैसेज मत दीजिए, आसाम के बारे में गलत मैसेज मत दीजिए। आज 5 आसामी मरा है, बंगाली नहीं मरा है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कैसे हुआ था। और आप अभी डॉक्टर को बोल रहे थे, अभी आप डॉक्टर को बोल रहे थे कि आप आरएसएस हो सकते हैं, बीजेपी हो सकते हैं, बंगाली नहीं हो सकते। इसका मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? तो आज जो लोग मरे हैं ये बंगाली नहीं है, ये लोग असमिया है, आसामीज लोग मरे हैं। और इन लोगों को किसी एक षड्यंत्र के तहत मारा गया है। और आपको नहीं कहने की कोशिश बांटने की कोशिश करेंगे ना कि ये आसाम के हैं, ये बांग्ला भाषी हैं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, तो फिर इस तरह की दिक्कतें होंगी। नेताओं को इसीलिए सलाह दी जाती है ना, बार बार ये कहा जाता है कि जिम्मेदारी से बयान दीजिए। कहीं ना कहीं जो गैर जिम्मेदाराना बयान होते हैं उनका नतीजा ग्राउंड पर क्या होता है फलाही साहब, ये हमारे सामने जिस तरह की बात, जितने भी लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं कह रहे हैं, एक नफरत का माहौल पनपाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। चंद उसूली बात बयान करना चाहूंगा समीर भाई जी। सबसे पहले तो मैं इस हादसे की, इस ब्रूटल किलिंग्स की सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। और दूसरी चीज यह है कि जब किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में इस तरह का कोई भी हादसा पेश आता है तो उसके लिए मुकम्मल तौर से राज्य सरकार जिम्मेदार होती है। हाँ। और ये लॉ एंड ऑर्डर का फेरियल कहलाता है। यानी कि राज्य सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम रही, उनकी जान माल इज्जत व आबरू के। अब आइए जिस पॉइंट को आपने रेज करा कि क्या ये तशद्दुद उन एथनिक वायलेंस की वजह से जो एक पैदा किया जा रहा है, चाहे भाषा की बुनियाद पर, चाहे धर्म की बुनियाद पर, चाहे इलाके की बुनियाद पर, तो जो बंगाली वर्सेस असमीज किया गया और जिसका रिएक्शन हमें पहले नहीं देखने को मिला, आज उसका कहीं ना कहीं ये एक कहिए ये एक ट्रेलर सा है। अभी आने वाले दिनों में न जाने ऐसे कितने वाकयात पेश आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है, क्योंकि जो आप जहर भर रहे हो लोगों में, जबान की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, भाषा की बुनियाद पर, कब तक आप ऐसे लड़वाते रहोगे लोगों को? कब तक आप लोगों को खाली ये कहोगे कि ये वोट बैंक के लिए बंगाली हो गया, ये वोट बैंक के लिए आसामीज हो गया, ये वोट बैंक के लिए कर्नाटका का हो गया, ये कहीं का हो गया? आप एक आइडिया ऑफ इंडिया जो है हमारा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसको क्यों नहीं देखते? सबसे पहला रिश्ता जो हमें सब इस पूरी दुनिया के अंदर हमें मिलता है, हमें इंसान होने की वजह से मिलता है। हमें जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है चीज वो ये है कि आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं जी। आपके भी कुछ इंसानी हुकूक है, मेरे भी कुछ इंसानी हुकूक है। लेकिन उस आइडिया ऑफ इंडिया में घुसपैठिए नहीं हो सकते ना। देखिए, ये भी तो एक सच्चाई है। उनको तो बाहर का रास्ता दिखाना होगा ना। ये भी तो एक बात है। और अगर जब उनको पहचान करने की कोशिश की जा रही है, एनआरसी का प्रोसेस चल रहा है, तो इस तरह की नफरत 2 पॉइंट रह गए थे। मेरे 2 पॉइंट, जबकि एनआरसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। मेरे 2 पॉइंट रह गए थे आमिर भाई। पहला पॉइंट ये था कि इस तरह की किसी भी हादसे को आप दहशतगर्दी का नाम देकर अपने आप पीछा छुड़ा लो, अपना पिंड छुड़ा लो कि तो दहशतगर्दों ने किया, आतंकवादियों ने किया, आतंकवादी घटना, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हिंदुस्तान के तमाम प्राकृतिक संसाधनों पर, नेचुरल रिसोर्सेस पर सबसे पहला हक भारतीयों का है। बेशक बाहर के किसी भी इंसान को इसका हक हासिल नहीं है। उसको तो बिल्कुल नहीं, जो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए। चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो श्रीलंकन हो, चाहे वो कोई और हो, हमें इससे कंसर्न नहीं। मेरा कंसर्न सबसे पहले यह है कि मेरे देश के तमाम रिसोर्सेज, तमाम संसाधनों पर एक भारतीय को हक और अधिकार मिलना चाहिए। जी। लेकिन क्वेश्चन रेज ये होता है कि अगर घुसपैठिए आ गए आपके यहां, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन बात कर रहा हूं सर, रिलीजन को सामने मत लाइएगा, तो क्या आप ये बताइए उसका तरीका, उन घुसपैठियों को अपने यहां से निकालने का आप हिटलर वाला अंदाज अपनाएंगे कि जैसे उसने खड़ा किया और गैस चैंबर में मार दिया? आप भी ऐसा कौन कर रहा है? ये आज का इंसिडेंट आपको क्या बयान करता है? नहीं, आप भी यानी जोड़कर देख रहे हैं उसको। भाई आप देखिए ना, किस ब्रूटल किलिंग है सर। हाँ। किलिंग नहीं है सर, ये ब्रूटल किलिंग, क्रूएल्टी की इंतहा है, तशद्दुद की। मतलब आप किसी को मारने भी हैं, अगर हम किसी को कत्ल की सजा भी देते हैं, ठीक है, यानी आप भी जोड़कर तरीके से राजपूत साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। गलत मैसेज जा रहा है।
चंपक जी क्या गलत मैसेज जा रहा है? थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। आप एक मिनट राजपूत साहब, चंपक जी कह रहे हैं गलत मैसेज जा रहा है, क्या गलत मैसेज जा रहा है? इसीलिए बोल रहा हूँ आज नहीं आपने नहीं आप बोलने दीजिए, अगर अलग बात है बोलने दीजिए, सुन लीजिए एक बार। मैं आसाम में हूँ, मैं आसामीज हूँ, फेलोरिटी है ये, और ये आप जो मेरे एक बार सुन लीजिए। नहीं आप एक जिम्मेदारी टीवी चैनल है, नागरिक भी आपकी बात समझ पाए, हम नहीं समझ पा रहे तो नागरिक का समझ पाएंगे। मैं क्या बोलूंगा कि न्यूज 18 में मैं ये बोला था, मुझे बोलने नहीं दिया गया। आज अरे चंपक जी बोलिए ना, आप ही से कहा है भाई, इसमें गलत मैसेज आप ही से कहा है, क्लियर कीजिए ना, किस बात पर एतराज है आपको, क्या गलत मैसेज जा रहा है? देखिए सही कीजिए। आप सुनिए, अभी देख, हाँ सुनिए, अभी एनआरसी नहीं है यहाँ। एक आप आए नहीं 2016 सिटीजन अमेंडमेंट बिल, इसको आपने लाया नहीं अभी तक। ये जो 2016 सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, इसमें बोला गया है कि नॉन मुस्लिम को आसाम में या हिंदुस्तान में अलाउ होगा। अरे सर वो हमें पता है, वो आपने बीच में क्यों घुसा दिया? ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे, जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे, जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे, उसमें आपने कह दिया गलत मैसेज जा रहा है। सोच समझ कर बोला कीजिए, यहाँ कोई गलत मैसेज देने के लिए नहीं बैठा और मैं इसकी इजाजत दी जाती है। आप शायद पहली बार आए इस डिबेट में, इसलिए जो भी वक्तव्य दिया कीजिए, स्टेटमेंट दिया कीजिए, सोच समझ कर दिया कीजिए। कोई गलत मैसेज दे नहीं रहा है यहाँ पर, और न देने दिया जाएगा। मैं उनकी बात को करेक्ट कर दूं। सिटीजनशिप एक्ट 6A के मुताबिक जो अभी सब जुडिस है, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि क्या ये मैटर सुना जाना चाहिए या नहीं, और सिटीजनशिप दी जानी चाहिए या नहीं। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन अभी सवाल जो है वो इस किलिंग को लेकर पूछा, इसीलिए मैं उसमें नहीं गया। यही वजह है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर एनआरसी के मुद्दे पर डिस्कस करते हुए हम बहुत सारी डिबेट कर चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए एनआरसी की डिबेट चंपक में ही नहीं। तो क्या आसाम में बांग्ला नागरिकों पर हमला एनआरसी का नतीजा है? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और ममता बनर्जी जोर शोर से इस सवाल को लगातार उठा रही हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा आज लेट हो गए वो। अग्रवाल साहब, डिस्कशन लगातार यही हो रहा था कि ममता बनर्जी जो सवाल उठा रही हैं उसमें कितना दम है। वो कहीं ना कहीं तिनसुकिया में, आसाम में जो किलिंग्स हुई हैं, जिस तरह से बांग्ला भाषी नागरिकों की हत्या की गई है, वो कह रही हैं कि कहीं एनआरसी का तो नतीजा नहीं है, क्योंकि एनआरसी के प्रोसेस को जिस तरह से अप्लाई किया जा रहा है वो एक अलग बात है, और जो माहौल ग्राउंड पर बनाने की कोशिश की जा रही है नफरत भरा, वो एक अलग चीज है, और उसका नतीजा ये हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी है? नहीं, देखिए नहीं, बिल्कुल एनआरसी अलग प्रोसेस है, और वह 1971 से शुरू हुआ था। 1972 की जो कट ऑफ डेट थी भारत, जो उस वक्त के हिसाब से वो चल रहा था, और वो बांग्लादेशियों के साथ है। उसमें इससे मतलब नहीं है कि भारत का किसी और प्रदेश का व्यक्ति आसाम में आता है तो उसको किसी तरह की समस्या है। और जहां तक विभाजन का, डिविजिव पॉलिटिक्स की बात है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वही करती आ रही है, और यही मतलब है, वह एक पश्चिम बंगाल इंटर स्टेट इस कॉन्फ्लिक्ट को बना रही है। यह एनआरसी और उसकी पूरी प्रक्रिया आसाम के लोगों का संघर्ष था, जो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन है उसके खिलाफ है, नहीं कि भारत के दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोगों के खिलाफ है। लेकिन इसको अगर बांग्ला भाषी लोगों का वहाँ पे हत्या हुई है, जो बड़ा दुखद है, जिसके बारे में चीफ मिनिस्टर खुद भी बोल चुके हैं कि उल्फा की करतूत लगती है, उल्फा के तरह आतंकवादी गतिविधि है, उल्फा ने इनकार किया, लेकिन तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उसको पश्चिम बंगाल और आसाम का संघर्ष बनाने का जो प्रयास ममता बनर्जी कर रही है, वो अपने आप में उनकी विभाजन वाली राजनीति का ही फलस्वरूप उसका एक नहीं। लेकिन गोपाल जी देखिए, सीधा सवाल ये है ना, घुमा फिरा कर नहीं, सीधा सवाल ये है कि जिस तरह की हेट पॉलिटिक्स एनआरसी के नाम पर की जा रही है, जो बांग्ला भाषी हैं उनको शक की नजरों से देखा जा रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, वो क्या वजह हो सकती है? क्या जिस तरह से इन मर्डर्स को अंजाम दिया गया, शक तो होता है ना, शक तो होता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, शक तो आप किसी भी बात पे कर दें, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के तहत है, और ये 1971 से चल रहा
संघर्ष है और इसके ऊपर कांग्रेस ने अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा ना कि 40 लाख लोग जिनका नाम बाहर हुआ उनको आप घुसपैठिए बता दीजिए, लेकिन बताया जा रहा है, हमारे नेता बता रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदाराना बयान तो होते नहीं ना आप नेताओं की तरफ से, वो तो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं जिससे नफरत फैले। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर लोकल राजनीति, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं तो उससे मतलब आप क्या कानून की प्रक्रिया को नहीं होने देंगे? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है और हमने भी कह दिया कि ये 40 लाख लोग अगर जो एनआरसी के तहत आसाम के रजिस्ट्रेशन में बचे रह गए उनको पूरा मौका दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के तहत और सुपरविजन के तहत दिया जा रहा है। उनको दिसंबर तक का टाइम दिया है। सुरेंद्र राजपूत साहब ऐड करना चाह रहे हैं कुछ। सुरेंद्र राजपूत साहब, प्रूव करने की पूरी प्रक्रिया क्या इन दोनों चीजों को साथ में जोड़कर देखा एक जा बात सकता मैं है कहना क्या? चाहता हूं कि देश में कानून चलेगा, हाँ, देश में कानून की प्रक्रिया चलेगी कि इमोशन पे चलेगा? आप लोगों को किसने बताया कि ये 5 लोग बंगाली है? किसने बताया? आप लोगों को किसने बताया? ये थोड़ा सा मुझे आप तथ्य दीजिएगा, ये फैक्ट मुझे दीजिएगा कि आप लोगों को किसने बताया कि ये 5 लोग बंगाली है? ये थोड़ा बोलिएगा, ये थोड़ा हमें बताइएगा। मैं आसाम में हूं, मैं गुवाहाटी में हूं, मुझे कंफर्म करिएगा कि ये 5 लोग बंगाली है। किसने बताया? सरकार ने बताया, पुलिस ने बताया, किसी ने बताया? आप लोग बताइए ना। हम तो सोचते हैं ये 5 लोग आसामीज है। हम ममता बनर्जी ने सोच ही नहीं रहे कि ये बंगाली है। हम लोग तो कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी आसाम में है, आसाम के लोग मरे हैं। आप लोगों को आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि हाँ, बंगाली कहने का मतलब बांग्ला भाषी, अभी बीजेपी बांग्ला भाषी नागरिकों की बात की है ममता बनर्जी ने, क्योंकि वो बांग्ला भाषी नागरिक थे इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है, ये कहने की कोशिश की जा रही है। सोमनाथ सिंह रॉय साहब क्लियर कीजिए अपनी पार्टी का स्टैंड। ये बारीक पेश है, यही बारीक पेश है। आपने बोला, ये बीजेपी वालों ने बोला कि 72, 71, ये 72, 71 नहीं है, ये 2016 है अमेंडमेंट बिल के। ये जो आप लोग जितना पैनलिस्ट हैं, मैं AIUDF का जनरल सेक्रेटरी, आप लोग को आसाम बुलाता हूं, आप लोग का खर्चा मैं उठाऊंगा, आप लोग का रहने सहने का व्यवस्था मैं करूंगा। एक बार आप लोग आसाम देख जाइए प्लीज। आप लोग सारा हिंदुस्तान के सामने आसामीज कौम को नीचा मत दिखाइए प्लीज। आप लोग एक बार आके ग्राउंड में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, और इसके लिए आसाम में 855 लोगों ने जान दिया, आसाम में कौन हुआ, NRC चल रहा है। हम पूरी तरह से आसाम के साथ हैं, आसाम के लोगों के साथ हैं, और इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है। आप समझ नहीं पा रहे चंपक जी, वरना इस मुद्दे को उठाने का मकसद क्या है? आप लोग गलत बोल रहे हो, ताकि इस तरह की अगर हेट पॉलिसी की जा रही है, हेट क्राइम हो रहा है, तो उसको रोका जा सके। सरकारें थोड़ी सीरियस हो। और क्या मकसद है? सोमनाथ सिंह रॉय साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं वो आसाम के लोग हैं, आप लोग अपनी सियासत क्यों कर रहे हैं बंगाली बताकर? सोमनाथ सिंह रॉय साहब बोलिए। एक्चुअली उन्होंने जीरो ग्राउंड का, और समीर भाई एक और महत्वपूर्ण बात है, लेकिन वो प्लीज हमको कंटिन्यू करने दीजिए, हमको कंटिन्यू करने दीजिए, हमको कंटिन्यू करने दीजिए। ओके ओके ओके, बहुत बहुत बहुत, आप तो जीरो ग्राउंड में सुनिए मेरा बात, अभी तो सुनिए, अभी सुनिए मेरा बात, अभी तो सुनिए मेरा बात। आप तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, क्यों? आप जीरो ग्राउंड में हैं, आप तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। 5 नहीं 6 था, इसका एक का नाम था सहदेव। वो सहदेव वो 5 नहीं था, वो 6 फ्रेंड एक साथ था। एक का नाम था सहदेव, वो जो बाज गया, वो जो बाज गया, जो जिंदा है, वो आज ही जी 24 घंटा बंगाली चैनल में इंटरव्यू दिया। वो बांग्ला भाषा में बात कर रहा था। हम लोग ने खुद देखा, आपका पास है नहीं तो देख लीजिए। सहदेव स्टेटमेंट दे रहा था, हम लोग 6 था वहां पर, 5 को गोली मारा था, मैं भाग गया था। वो बंगाली भाषा में बात कर रहा था। मैं नहीं जानता वो बंगाली है क्या आसामी है, लेकिन मैं ये जरूर जानता वो बांग्ला भाषा में बात करने वाले आदमी था। आसामी मर गया कि बंगाली मर गया, ये बात नहीं हो रहा है। बात हो रहा है क्यों एक आदमी का भी जान जाएगा बीजेपी का टाइम में? क्यों एक आदमी मरेगा ऐसे? ये 23, 24 इयर्स का सब उम्र है इन लोगों को मार के किसका फायदा हो रहा है? कौन ये फायदा लूटने के लिए पॉलिटिक्स करे? हम लोग को यही क्वेश्चन है। गवर्नमेंट आपका है, पुलिस आपका है, बोल रहे पुलिस स्विच ऑफ करके रखा था, पुलिस स्विच ऑफ करके रखा था, पुलिस आया नहीं, क्यों पुलिस इन्वॉल्व हुआ ये मैटर का साथ? ये क्वेश्चन तो हम लोग जानना नहीं जानते, इसका आंसर तो चाहिए हम लोगों को। क्यों पुलिस ने स्विच ऑफ करके रखा था फोन को? क्यों पुलिस ने ठीक तरीका से वहां पर ठीक नहीं देखा?
तब तो लगता है ये सरकार भी इन्वॉल्व है। ठीक है सोमनाथ सिंह रॉय साहब, ठीक है, और ये जीरो बैलेंस वाले आदमी जो अभी अपनी बात रख ली, बांग्ला बोलने वालों को टारगेट किया जा रहा है। कुल मिलाकर आप ये कहने की कोशिश ये लोग तो आसामीज, ठीक है, ये आसामी, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत साहब, ये लोग को साथ सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या आपको एनआरसी से कोई कनेक्शन इसका लगता है या फिर सिर्फ कोरी पॉलिटिक्स हो रही है इस मुद्दे पर कि चलो अब ये भी एक मुद्दा मिल गया, उस पे जोड़कर अब राजनीति और चमकाई जाए? हो गया हो गया हो गया। राजपूत साहब बोलिए। क्या मैं बोलूं? बदनाम हो रहा है आसाम मारने जी समीर, जो चंपक जी दूसरों को भी सुना कीजिए, पुराना शेर लगातार बोलेंगे तो ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा आपका, प्लीज बातें, गुजारिश है आपसे। सुनिए अब राजपूत साहब को सुनिए जरा जी। एक बड़ा पुराना शेर था समीर की, मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, ऐसी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। ये भाजपा और संघ के लोगों के पास ऐसी बीमारी है कि इनकी रग रग में अय्यारी है। ये लोग डिवाइड करते हैं और रूल करते हैं। अभी डिवाइड देखिए कितने आसानी से इन्होंने 5 लोगों की हत्याओं से एनआरसी पर शिफ्ट कर दिया चीजों को, और 71 से लेकर के 72 से लेकर के कांग्रेस ये वो सारी बातें करने लगे। अरे भाई दो बातें बड़ी स्पष्ट है, 5 आदमियों की हत्या हुई ना, 5 हिंदुस्तानियों की हत्या हुई, उन हिंदुस्तानियों की हत्या का जिम्मेवार कौन है? कर रही है, हम क्या कह रहे हैं? एक बात, और जो ये जो हत्याएं हुई हैं, इन हत्याओं की जिम्मेवारी अगर सरकार की नहीं है तो किसकी है? और अगर हेमानंद क्या नाम बिस्वाल और वो सोनानंद सोनेवाल क्या नाम है उसका जो मुख्यमंत्री जी हैं, अगर ये लोग जिम्मेवारी नहीं ले सकते तो गद्दी छोड़े। आज की डेट में जब ये लोग पिछले 10 साल से असमीज वर्सेस नॉन असमीज करा रहे थे, बांग्लादेशी बांग्ला भाषी वर्सेस नॉन बांग्ला भाषी करा रहे थे, तब इनको नहीं मालूम था ये हेट क्राइम बढ़ रहा है। आज सत्ता में आ गए तो बता रहे हैं कि हेट क्राइम बढ़ रहा है। किस तरीके की बातें कर रहे हैं ये लोग। आज हिंदुस्तानियत याद आ रही है इनको। लोअर असम अपर असम में जिस तरीके की इन्होंने हेट क्राइम बढ़ाया है, उसको लेकर के कोई जवाब देंगे? गोपाल कृष्ण जी अभी कह रहे थे कांग्रेस, अरे एनआरसी कांग्रेस लाई और हमें गर्व है इस बात का। घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे, लेकिन घुसपैठियों के नाम पर किसी भी निर्दोष आदमी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, सरकार भले ही आपकी हो। देश में संविधान है और संविधान से तोड़ मरोड़ न आपको करने देंगे न संघ को करने देंगे। ठीक है, ये हम पूरी जिम्मेवारी से कह रहे हैं, संविधान का डंडा आपके ऊपर चलवाएंगे हम। अमीर भाई दत्ता जी जवाब दीजिए। घुसपैठियों के नाम पर नफरत की सियासत हो रही है वो कह रहे हैं। देखिए समीर भाई, ये पहली बात यहाँ पे कहाँ से चल रही है? आरएसएस और आरएसएस देखिए के 5 लोगों की हत्या हो गई, दुखद वो लोग बात है। फैला और रहे उसके ऊपर अरे गोपीनाथ बरदलोई किसका मुख्यमंत्री था भाई 1951 में? कांग्रेस की थी। आप भूल गए क्या? सिलेट से जहां से सबसे ज्यादा एक्सोडस हुआ है आसाम में, जब रेफरेंडम हुआ था 1947 में, कौन सा हिस्सा किस हिस्से पे जाना चाहिए, पाकिस्तान में जाना चाहिए या फिर हिंदुस्तान में रहना चाहिए? 65% प्रतिशत लोग सिलेट डिस्ट्रिक्ट के जो आसाम का हिस्सा था वो लोग भारत में रहना चाहते थे। पंडित नेहरू जी ने गोद में दे दिया था पाकिस्तान के गोद में सिलेट को। पंडित नेहरू पर दूसरी बात यहाँ पे टॉपिक पे आ रहा हूँ, इतना मातम मना रहे हैं ये 5 कत्लेआम को लेके जो बर्बरतापूर्ण है। नेवी की राइट भूल गए क्या? जब हितेश्वर सैकिया के गद्दी जब वो सीएम जब थे उनके सरकार में 5000 कत्लेआम अरे तो जस्टिफाई थोड़ी किया जा सकता है ना। अगर उनके राज में हुआ तो आपके राज में भी होगा। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, एक भी लोग अगर मरते हैं तो गलत है, पर 5000 बांग्ला भाषी लोगों को नेवी में सरेआम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कत्लेआम मचाया था सिद्धेश्वर सैकिया के सरकार के दौरान। वो चीज भूल गया क्या कांग्रेस पार्टी? आईएनटीटी एक्ट को किसने खारिज किया था? तरुण गोगोई ने खारिज किया था। स्पष्टीकरण किसने किया था सुप्रीम कोर्ट में? तरुण गोगोई ने पहले कहा था कि एक भी घुसपैठी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद फिर तरुण गोगोई की सरकार कहती है कि 1.5 करोड़ के आसपास घुसपैठी आसाम में है। इंद्रजीत गुप्ता का वो बयान याद कीजिए, गृह मंत्री का, जब सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, छोड़ दीजिए, पुरानी बातों पर नहीं जाते, पुरानी बातों पर नहीं जाते। तो बहुत तरीका हो गया। ठीक है, हो गया। फलाई साहब, अभी इस वक्त के हालात के लिए कौन जिम्मेदार है?
तो यह इस एक वक्त के तरीके हालात के से लिए कौन जिम्मेदार? अभी तो पहली समीर बात भाई, ये इल्जाम लगा रहे हैं अभी आपने देखा कि जैसे यह जितने भी आपके आसाम पैनलिस्ट वर्सेस हैं, कोई बांग्लादेश नेहरू जी को, तो कोई किसी को, बांग्लाभाषी लोगों का देने हिस्सा की है। कोशिश कर रहा है। तो यह आज अपने जो आप वाकया में पेश आया, पहली जो तरह से हुआ इल्जाम अरे है। गोपाल जी एक दूसरी मिनट, बात, एक मिनट जो चीफ इसके मिनिस्टर बाद है, आता हूं आपके उन्होंने पास। कहा फलाई है- साहब जल्दी से छोटा सा जवाब, अरे जल्दी सर, से। मैंने तो बोला भी नहीं आज बोलिए, पूरी बोलिए, डिबेट में। बोलिए। मैं तो यही कह रहा हूं कि देखिए इतनी जल्दी किसी भी, जब हम किसी वाकये का तज्जिया करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर या कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाना चाहिए। हाँ। अभी इस जो किलिंग, ब्रूटल किलिंग्स हुई है, ये काबिल मजम्मत है। जिन लोगों ने किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाँ। लेकिन इसकी जांच रिपोर्ट आने दीजिए, तब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि किसने किया, क्यों किया, कौन कौन लोग थे, किस जगह से ताल्लुक था, किस जबान के मानने वाले थे, क्या एथनिक वायलेंस का है, या कौन सा तशद्दुद हुआ है, या आपसी रंजिश थी। इन तमाम चीजों पर गौर करने के बाद हमें किसी भी स्टेटमेंट को देना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर खास करके हमने देखा है कि जो सियासतदान हैं वो बिना सोचे समझे किसी भी मुद्दे को, किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी वाक्य को कहीं से कहीं रिलेट कर देते हैं और उसका ताल्लुक जोड़ देते हैं, और उसके बाद एक डिबेट का इशू वो बन जाता है। मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी उसको एनआरसी से भी जोड़ के देखना चाहिए। सोमनाथ सिंह रॉय साहब, जल्दबाजी में हैं आप लोग, फलाई साहब कह रहे हैं। राइट, नहीं, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। ये ममता बनर्जी के स्टेट बंगाल में हर असामीज भाषी सेफ रहेंगे, हर हिंदी भाषी सेफ रहेंगे, क्यों? ये ममता बनर्जी का स्टेट है। यहाँ पर जो असामी इसमें बात करेंगे वो भी यहाँ पर सेफ रहेंगे, जो हिंदी में बात करेंगे, तमिल में बात करेंगे, बंगाल में सब सेफ रहेंगे। ये मैं आप लोग को एकदम 100% गारंटी देता हूं कि बंगाल में ममता बनर्जी का राज है। ठीक 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 ठीक। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, सोमनाथ सिंह रॉय सवाल उठा रहे हैं कि टीएमसी के राज में जब बंगाल में, आसाम के लोग सेफ हैं, तो बांग्ला भाषी आसाम में आपकी सरकार में क्यों अनसेफ हैं? क्यों सरकार नाकामयाब हो रही है? आसाम में जब तक आसामीज कौम रहेगा, गोपाल जी, तब तक आसाम में सब लोग सेफ रहेंगे। ये आप सियासत मत करिए। आसाम में जब तक आसामीज कौम, अरे आप तो अभी बोल रहा था आसाम फॉर असामीज, आसाम फॉर असामीज। आसाम तो इंडिया में ही नहीं, अभी बोल रहा था। गोपाल जी बोलिए। अभी तो आपने बोला था आसाम इंडिया के अंदर है ही नहीं। गोपाल जी बोलिए, आप जल्दी से। बोल रहा था आसाम फॉर असामीज, ये लोग अभी सत्ता में है। आप तो बोल रहा था आसाम इंडिया में ही है। गोपाल जी आवाज मिल रही है तो बोलिए जल्दी से। हेलो समीर भाई, आपकी आवाज जी कम आ रही बोलिए, है। गोपाल जी बोलिए। हेलो गोपाल जी, सोमनाथ सिंह रॉय आपसे पूछ रहे हैं कि देखिए, जब पहली टीएमसी बात के यह राज है में कि बंगाल में, यह- आसाम में रहने वाले लोग जो हैं वो सेफ हैं, तो फिर बांग्ला भाषियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? वो क्यों अनसेफ महसूस कर रहे हैं आसाम में, आपके राज में? नहीं, बिल्कुल यह जो है, यह जिस तरह की यह डिविजिव पॉलिटिक्स अगर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी करती है तो उसी का प्रतिफल होता है कि इस तरह के रिएक्शन कोई शब्दों के हिसाब से करते। अदरवाइज यह एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, उल्फा के आतंकवादियों की घटना है, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि उन्हें चिंता करने की बात नहीं है। बांग्ला भाषियों जब बोलेंगे तो पार्टी में आपका पीछा थोड़ा और ऊपर होगा। आप बोलते रहिए, लेकिन कभी पकड़ा जाएगा। बोलिए, वो राम से तो डरिए जो राम को अरे आप भगवान सुन मानते तो हैं। लीजिए, अगर हर ममता चीज बनर्जी के को खिलाफ बोलेंगे तो हम, अरे गोपाल जी सबको मालूम है, आप ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे तो पार्टी में आपका मीटर आउट थोड़ा ऊपर आएगा, और कुछ नहीं। इसीलिए ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहा है। असम में 5 आदमी को मौत हुआ है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। अरे ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे तो ग्राफ ऊपर आएगा। दे दिया था 5 आदमी। अरे ममता बनर्जी के खिलाफ तो हम है ही। ममता बनर्जी हमारे कार्यकर्ताओं का खुलेआम उनकी पिटाई करवा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, उम्मीद हमारी यही है। इस प्रोग्राम को, इस डिबेट को करने का मकसद भी यही था कि नेता जो है वो थोड़ी सी जिम्मेदारी लाएं, अपने व्यवहार में थोड़ी सी जिम्मेदारी लाएं, बयानों में थोड़ी सी जिम्मेदारी लाएं, क्योंकि गैर जिम्मेदाराना बयान जब दिए जाते हैं तो ग्राउंड पर उसका नतीजा क्या होता है ये कोई नेता देखने नहीं आता। जो आम लोग होते हैं ना, उन्हीं को भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी नोट के साथ खत्म कर रहा हूं डिबेट। शब बखैर।